Good morning, students. We will be discussing the JEE Advanced paper 2 right now, paper 2. So this is the question number 1 of paper 2. In question number 1, we have a ray of light is traveling from air to liquid, and if the incident beam is rotated at rate of 3 रेडियन पर सेकेंड, ये इस ओमेगा से हमारी इंसिडेंट बीम रोटेट हो रही है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटेड बीम रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 60 डिग्री था। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको मिला हुआ है। आप देख सकते हैं आपको आई दे दिया 60 डिग्री और आपको एयर है तो इसका एन हो गया 1, लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3, तो मेरा आर आ जाएगा। यहाँ से मैंने साइन आर निकाला तो आपका एंगल आ रहा है 30 डिग्री। एंगल रिफ्लेक्शन आते ही अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड के लिए मैं वापस इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, 1 × sin i = μ × sin r। आपका ये 1 और म्यू ये फिक्स है, आपका एंगल चेंज हो रहा है, बेसिकली रोटेट हो रही है आपकी इस तरह से, एंगल आपका आई चेंज हो रहा है उस वजह से आर चेंज हो रहा है। तो मेरा 1 और म्यू फिक्स है, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, sin i = μ sin r। वहां पे मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा एंगल को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो आपका साइन में जाएगा cos i × di/dt = म्यू जो कि कांस्टेंट है cos r di/dt। आपको di/dt दिया गया है 3, तो हम उसे 3 पुट कर देंगे और आपको क्या निकालना है dr/dt। तो dr/dt को हम निकाल रहे हैं, म्यू आपका √3 फिक्स किया, r 30 डिग्री, i 60 डिग्री, तो ये पुट कर दिए आपका dr/dt आया था 1। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट आंसर आता है। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव बल्ब एंड कैपेसिटर, यानी कि आपके पास केवल रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड क्वेश्चन में आपका xc है, xc = 1/ωc एंड z क्या है मेरा, z = √r² + xc²। ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन में, z = √r² + xc²। तो मैं देखता हूं आपका ओमेगा बढ़ाया गया है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, ओमेगा बढ़ेगा तो xc कम होगा, ओमेगा इंक्रीजेस सो xc डिक्रीजेस, मतलब z डिक्रीज। अगर आपका z डिक्रीज होगा, वोल्टेज सेम है, z डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज, आपका करंट इंक्रीज हो गया। तो करंट के इंक्रीज होने के बाद फिर क्या होगा, आपको पूछ रहा है किस केस में ज्यादा इंटेंसिटी आएगी लाइट की, यानी पावर पूछी आ रही है। सो P = vi, आप P = vi देख सकते हैं, तो आपका V कांस्टेंट है, I आपका बढ़ रहा है, तो आप क्या होगा आपका इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, bulb will give more light। So I have second का आंसर A। In third question I have RLC सर्किट और रेजोनेंस पर आपका 10√2 है करंट, रेजोनेंस यानी कि आपका Z = R, तो इसलिए आपका ये रेजोनेंस कंडीशन में Z = R, तो I0 = 10√2। अब क्या होता है, अब आपका फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी गई है such that current lags by 45 degree, now its frequency is changed। तो आप याद रखिए ये आपका phi है, so I get 1045 equal to यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, so I get what do I have 10 phi equal to x/r। तो ये आपका 45 डिग्री है, since phi = 45 डिग्री, so I get x = r। तो यहाँ पर जब होगा आपका चाहे करंट अगर 45 डिग्री से आगे हो तो क्या होगा, आपका x = r हो चुका है अभी, तो आपका z क्या हो गया है, z = r√2 और आपका r क्या वैल्यू दिया था, r दिया है क्या, r नहीं दिया गया। अगर z = r√2 हो जाए तो इस केस में मेरा क्या होगा, I बन जाएगा I = E0/r√2। तो इस तरह से I आ जाता है मेरा 10, यानी कि मेरा जो z है वो √2 टाइम्स हो चुका है, तो आपका I 1/√2 हो जाएगा, I आपको हो जाता है 10, आपका I करंट हुआ 10, तो अब क्या है, आपके करंट 10 एम्पियर है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपका करंट लैग्स बिहाइंड, यानी वोल्टेज आगे है। अगर वोल्टेज आगे होगा तो आपका इंडक्टिव सर्किट है, वोल्टेज आगे है तो इंडक्टिव सर्किट, और आपका इंडक्टिव सर्किट है तो आपका ओमेगा एल ज्यादा होना होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपका ओवरऑल x बचे तो x बचने के लिए, और वो भी इंडक्टिव टाइप का बचे, इंडक्टिव टाइप का x बचे, तो आपका ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ωc होना होगा।
यानी कि ओमेगा बढ़ना होगा ताकि ओमेगा एल की वैल्यू बड़ी हो और 1 बाय ओमेगा सी छोटा हो। तो आपका ओमेगा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी मस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड एंड करंट आफ्टर द चेंजेस 10 एम्पीयर। तो इस तरह से हमारा थर्ड का आंसर ए आता है। ये आपका आई यहाँ पे निकाला गया है, जो मैंने यहाँ किया था वही यहाँ पे आई निकाला गया है नीचे। फोर्थ क्वेश्चन, आप इसे सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। फोर्थ में आपका क्या है, ये है आपका ये इंसिडेंस एंगल इस तरह से और रिफ्लेक्टेड ये हो रहा है। आपको इंसिडेंट एंगल नहीं दिया गया है, हर एक पॉइंट पर आपका हर एक पॉइंट पर आपका ये नॉर्मल चेंज हो रहा है। यहां पर नॉर्मल ऐसा आएगा, यहां पर नॉर्मल ये ऐसा होगा, और आप देख सकते हैं यू कैन सी दैट आपका I इक्वल टू 45 होना होगा ताकि आपका R भी 45 हो। I एंड R बोथ शुड बी 45 डिग्री सो दैट मेरा ओवरऑल ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाए। तो आपका I एंड R 45 डिग्री होना है। तो नॉर्मल इस तरह का होगा, बट ये नॉर्मल मेरा dy by dx नहीं होता है, ये होगा मेरा dy by dx। dy upon dx मींस टेंजेंट एंड dy upon dx मेरा 1 होना होगा ताकि आपका नॉर्मल ऐसा आए और ये टेंजेंट नॉर्मल अगर ऐसा आ रहा है तो टेंजेंट मेरा उसका स्लोप 1 आएगा। तो यही हमने यूज किया गया है। dy by dx हम निकालते हैं, आपको ये हर पॉइंट पर y का फंक्शन दे रखा है तो मैं dy by dx निकाला और उसको 1 कर दिया, तो इसी को यूज करके आपका फिर सॉल्यूशन आता है। यह है क्वेश्चन आपका, dy by dx को 1 किया गया तो आपका x इक्वल टू l/3 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, l/2 नहीं है, x इक्वल टू l/3। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हैं मिनिमम डेविएशन आ रहा है मेरा 60 डिग्री पर, ये एंगल I है और ये डेल्टा है, दिस इज द डेविएशन। तो आपका मिनिमम डेविएशन 60 है और वो भी I इक्वल टू 60 पर आ रहा है, तो उसे यूज किया गया 60 इक्वल टू 2 टाइम्स 60, डेल में दिया गया 60 और I की जगह भी 60। तो यहां से मेरा A आ गया 60, A 60 आती फिर अब मैं म्यू निकाल सकता हूं। म्यू का मेरा ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू sin A प्लस डेल m by 2 अपॉन sin A by 2। तो इसे यूज करके मेरा म्यू आया था √3, म्यू आ गया, डेल में आ गया, एंगल ए आ गया। आगे अब इस सी पॉइंट में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री। ये आपको पूछा गया है कि अगर डेविएशन 65 हो, यहां पर डेविएशन आ रहा है 65, तो आई क्या हो। तो आप देख सकते हैं 65 डिग्री डेविएशन एक तो 70 के लिए है, तो दूसरा किस आई पर आएगा। तो ये सेम डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हो, आपका डेविएशन है 65 तो हम इसे पुट करेंगे 65 इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आपका E हो गया, अगर ये I होगा तो आपका ये E, अगर I होगा 70 तो E होगा ये एंगल, तो आपका E आ गया 70, A 60, तो आपका सॉल्व करने में I आएगा 55 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस सेम में ही रह रही है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल टू 60 डिग्री। यस, ये हमारा आ जाएगा आपका I इक्वल टू 60 है तो आपका E भी 60 हो जाएगा। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन वी हैव I इक्वल टू E, तो मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू 60 पर है तो इमरजेंसी भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो आपका A B C D आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, यह आपको समझना होगा, ये जो आपको सॉल्यूशन दिया गया पहली बात तो सॉल्यूशन में गलती है, आपका सॉल्यूशन गलत है, तो प्लीज आप इस पर भरोसा ना करें। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं दोबारा। वो साइड चेंज हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये आपका है सर्किट, वोल्टेज सेम है दोनों के अक्रॉस और वोल्टेज लगा हुआ है 40 वोल्ट, कुछ नहीं लिखा तो ये आरएमएस है, आपको सारी आरएमएस वैल्यूज ही निकालनी है, तो आप उस आरएमएस और मैक्सिमम की चिंता मत कीजिए। तो आपका ये जो है यहां से करंट हम मान लेते हैं आपका है I1 और ये जो इंडक्टर वाला है उसमें है I2। तो ये जो आपके सॉल्यूशन में भी I1 I2 लिया गया है उसी तरह से यहाँ I1 I2 लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं आपका XC जो है वो आएगा 100 ओम और XL आएगा 50 ओम, तो ये 100 और ये भी 100, तो आपका ओवरऑल Z यहाँ पर हो गया 100√2, तो I1 आ गया 40 अपॉन 100√2, तो इस तरह से I1 आता है। I2 है यहाँ भी 50-50 है तो ओवरऑल Z आया था 50√2, तो आपका I2 आया था 40 अपॉन 50√2, तो I2 के लिए वैल्यू आ गई। अब आपको ध्यान देना है
जो I1 है, I1 के केस में कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर की वजह से करंट लीड करेगा। एंड सिंस फाई इक्वल टू 45 डिग्री, R इक्वल टू एक्स है, तो आपका tan फाई इक्वल टू 1 आता है, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री। सो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर आपका इंडक्टर है, तो करंट इज बिहाइंड वोल्टेज बाय 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री आएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपका, हम ए और बी तो इजीली पहले निकाल ही सकते हैं। ए के लिए क्या होगा, आपका I1 100 ओम से आपको वोल्टेज निकालना है, तो I1 इंटू 100 करेंगे हम, I1 इंटू 100 करते ही आपका वोल्टेज आ गया। बी में यहाँ से I2 करंट है, उसमें 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वोल्टेज थ्रू 50 आ गया, तो ये भी आपका आ जाता है, ए भी करेक्ट हो जाता है। सी के लिए हमें I को ऐड करना है, सी के लिए हमारा I क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। फॉर सी पार्ट भी है I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये जो है आपका I1 और I2 दोनों फेज में नहीं है, आपका I वोल्टेज से 45 आ गया है और ये वाला I पीछे है, और वोल्टेज कांस्टेंट है दोनों में, वोल्टेज इज कांस्टेंट। सो दीस टू I1 और I2 ये हमारे अलग अलग एंगल पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने की वजह से आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, अदरवाइज हम वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मल। तो हमारा ये फॉर्मूला लगते ही आपका I आया था 2/10, तो आपका सी बी पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन होता है। इन 7 क्वेश्चन, वेट अ मिनट, यस, सो इन 7 क्वेश्चन वी हैव, ये जो आपका आयरन रॉड है इसको बाहर निकाला जा रहा है, आयरन कोर को। तो आप समझिए, सबसे एक तो आपसे इंडक्टेंस का पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, देयर L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। आपका जो L होता है वो म्यू के प्रोपोर्शनल आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो इसीलिए अगर आपका ये जो है आयरन रॉड निकालेंगे, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका म्यू बहुत ही हाई होता है, तो आपका म्यू कम हो रहा है तो उस वजह से सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा व्हेन द कोर इज पुल्ड आउट, ठीक, आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इसको हम निकाल रहे हैं, तो आपको जो B होता है, B आता है म्यू एन आई, यहाँ पर म्यू नॉट होता है जनरली, बट अगर आपकी आयरन रॉड इंसर्टेड होती तो ये म्यू होता, जो कि म्यू नॉट से काफी ज्यादा है। आपका ये आयरन का म्यू अराउंड एटलीस्ट 100 टाइम्स तो आता ही है, तो ये आपका यहाँ पर म्यू आएगा, और n सेम रहेगा, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I है जो इस टर्न से करंट जा रहा है। तो आपका अगर आयरन रॉड को निकालेंगे, तो आयरन रॉड जब होती तब B ज्यादा था अंदर, जब आयरन रॉड थी म्यू ज्यादा था तो B ज्यादा था। आयरन रॉड को निकालने से आपका B कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए आपका जो इससे करंट है, बाहर वाले जो आपके कॉइल्स हैं उनका जो करंट है वो बढ़ेगा, ताकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। इसे निकाल रहे हैं हम रॉड को, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और उस रिंग्स की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। सो करंट विल इंक्रीज व्हेन द कोर इज पुल्ड आउट ऑफ द सॉलिनॉइड। सो आई हैव AC as the answer. इन 8th क्वेश्चन ये है हमारी, आपको समझना किस एक्सिस पे रोटेट हो रही है, इस एक्सिस पे ये रोटेट हो रही है, ये x, ये y, z आपका बाहर की तरफ है। सो इट इज, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लस x में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन प्लस x, ये आपकी लेंथ a और a है, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस y एक्सिस के अबाउट में। तो ये जो आपकी है ये ऐसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो ये आपकी ये भी रोटेट हो रही है ऐसे, और ये भी आपकी ऐसे रोटेट हो रही है, दोनों चीजें आपकी रोटेट हो रही है, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है और ये आपकी इस तरह से रोटेट हो रही है, ठीक। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, फोर्स इज ILB एंड V इज BIL। सो I have potential difference equal to I have potential difference equal to so my potential difference is I cross B dot dl। ये V इन्होंने पता नहीं क्या लगाया, ये गलत लगाया है। My potential difference is I cross B dot dl। Just 1 second, I will confirm the yes।
So my potential difference is actually V cross B dot dl, where V is the velocity. आपकी ये V velocity है, तो ये जो है V ये velocity है. So my potential difference between any two points is V cross B dot dl. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपकी रॉड है, रॉड इस तरह से रोटेट हो रही है. आपका हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग है. अगर आप रॉड इसे देखें, अगर मेरी ये रॉड है, ये है पी क्यू, तो हर एक पॉइंट की इसकी वेलोसिटी ओमेगा और ये आर. अगर ये डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस एक्स के हिसाब से बढ़ती आ रही है, तो ये ओमेगा एक्स है. इस पॉइंट की बिल्कुल पी पॉइंट की स्पीड बिल्कुल जीरो है और इस पॉइंट की हमारी स्पीड आ जाती है ओमेगा ए. तो हर एक पॉइंट की स्पीड आपकी चेंज होती आ रही है. हर एक पॉइंट की स्पीड चेंज होगी तो हम यहाँ पर बी ओमेगा ए स्क्वायर लगा सकते हैं. बट अगर आप ध्यान दें, आपका v जो है v ऊपर की तरफ है. अगर हम v क्रॉस b करें, v क्रॉस b ये z एक्सिस में आता है. हर एक पॉइंट का v ऊपर है, v क्रॉस b वो z एक्सिस में आता है. और l आपका कहां पर है? l है आपका x एक्सिस में. इसीलिए भले ही इसीलिए हम यहाँ पर b ओमेगा a स्क्वायर अपॉन 2 ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपका v क्रॉस b जो है वेलोसिटी क्रॉस b ये z एक्सिस में आ रहा है और आपका dl इधर है, dl x एक्सिस में है, जबकि v क्रॉस b z एक्सिस में आ रहा है. तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो इसीलिए pq में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस pq इज जीरो. एंड जब हम rq की बात करते हैं तो rq में आपका ये किस तरह से है? इस तरह से रोटेट कर रहा है. ये rq में आपका अगर ये y एक्सिस है तो उसके अबाउट में ऐसे रोटेट हो रहा है. और हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट की सेम स्पीड है, हर एक पॉइंट की आपकी स्पीड सेम है. तो अगर हम v क्रॉस b करें, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम करें जहां पर ये अभी रुका हुआ है, तो आपका v इधर है, v इधर आके आपका v अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b. जस्ट 1 सेकेंड. यस, तो आपका ये pq में ही मैं गलत बता दूं थोड़ा सा. आपका pq में v अंदर की तरफ है, v कहां है? ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है माइनस z में. तो आपका v क्रॉस b, v अंदर है और क्रॉस b ऐसे है, तो आपका इधर आ रहा है डायरेक्शन. कहां पर? माइनस y में. और dl है आपका x में, dl है x में और v अंदर की तरफ है, v क्रॉस b माइनस y में आ रहा है. माइनस y में आता है तो आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. इसीलिए यहां पर pq का जीरो है, जीरो अभी भी आ रहा है पर डायरेक्शन गलत था. आपका ये rq जो है qr वो भी आपका अंदर की तरफ जा रहा है माइनस z में. तो माइनस z और v है आपका x में, तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा आता है? माइनस y. qr के लिए भी माइनस y डायरेक्शन आता है, माइनस y डायरेक्शन आता है. और ये आपका इसका जो dl है, dl भी प्लस y में है. तो इसीलिए qr के केस में आपका जीरो नहीं होगा. qr के केस में डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है एक तरह से. तो qr के केस में आपका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है. तो इसलिए v क्रॉस b डॉट l हो जाता है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम b ओमेगा a स्क्वायर अपॉन 2 ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये होता है जब हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग हो. जैसे यहाँ पे pq के केस में हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग थी, बट यहाँ qr के केस में हर पॉइंट की स्पीड सेम है. हर पॉइंट की स्पीड है हमारी ओमेगा a. जब हर पॉइंट की स्पीड सेम होती है तो हम VLB लगाते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू VLB. और v है हमारा क्या? v इज ओमेगा a. तो इसीलिए आपका b नॉट ओमेगा a स्क्वायर आ जाता है. हम b नॉट ओमेगा a स्क्वायर अपॉन 2 क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग नहीं है, हर पॉइंट की स्पीड सेम है. नेक्स्ट वी कम टू 9 क्वेश्चन. तो 9 क्वेश्चन में आपका कैपेसिटर के पास इनिशियल चार्ज है 10 मिली कूलम. ठीक, आपका पहले क्या किया? पहले केवल L1 को ओपन किया, मतलब L1 से आपको केवल करंट जा रहा है. L2 अभी भी ओपन सर्किट है, K2 की को ओपन नहीं, ओपन ही है, K1 की को क्लोज कर दिया है. आपके L1 से करंट जा रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा आपका? आपको याद रहना चाहिए Imax जो होता है, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट Q आ जाता है. मैक्सिमम करंट होता है आपका ओमेगा Q नॉट. और यहाँ पर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 1 by अंडर रूट LC. ओमेगा इज 1 by अंडर रूट LC. तो आपका इसीलिए ये फॉर्मूला आया है. आपका बेसिकली क्या होता है? Q होता है Q नॉट साइन ओमेगा t. तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो इससे I आता है, I आता है ओमेगा Q नॉट cos ओमेगा t. तो इस वजह से जो आपका Imax होता है
वो ओमेगा क्यू नॉट आता है एंड ओमेगा इज 1/√LC। तो हमारी L की वैल्यू है 25 और C की वैल्यू है 10 मिली कूलम। तो इसे पुट करते ही आपका I max आया था ये 10 मिली एम्पीयर। तो आपका A गलत हो गया। B के केस में आपका केवल L2 है, L1 गायब हो गया। तो L2 की वैल्यू हम 100 पुट करते हैं, फॉर्मूला ये लगेगा ओमेगा क्यू नॉट। तो आपका ये 5 मिली एम्पीयर आया था जो करेक्ट हो गया। C के केस में L1 और L2 दोनों पैरेलल में है। तो हम पहले ये जो आपका फॉर्मूला है ये पैरेलल की वजह से आ रहा है। आपके दोनों पैरेलल में है तो हम पहले दोनों का L निकालेंगे, L इक्विवेलेंट एंड फिर ओमेगा क्यू नॉट या फिर क्यू नॉट अपॉन √LC। जो L है वो पैरेलल वाला L आएगा, उसे पुट करके हमारा आंसर आएगा C का। D के केस में आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम कैसे आ रहा है आप यहाँ पे समझिए। आपका जो पीरियड होता है टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो इट इज 2 पाई √LC ये आता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका L कम होगा, इन्हें पैरेलल करने से आपका L कम हो रहा है तो L के कम होने से आपका C तो वही का वही रह रहा है। L कम हो रहा है तो आपका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो आपका जब ये पैरेलल होंगे दोनों कनेक्ट होंगे तो आपका टाइम पीरियड मिनिमम होगा। इन 10th क्वेश्चन आप मान लीजिए जब मेरा y के अलोंग चेंज हो रहा है, जब मेरा y के अलोंग डिफेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो मेरा इस तरह का नॉर्मल आएगा। ध्यान रखिए y के अलोंग डिफेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल होगा। तो आप देख सकते हैं आपका एंगल I ये है और ये एंगल R है। आपका एंगल I एंगल R से ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल इस मोमेंट पर देखें यहाँ पर भी आपका एंगल I क्या है, एंगल I है 90 डिग्री। एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री और आपका एंगल R जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंगल R, यहाँ पर और कम हो गया। तो आपका क्या हो रहा है, एंगल R कम होते जा रहा है एंड हमारा फॉर्मूला होता है n sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपका sin R कम होते जा रहा है, एंगल R कम हो रहा है तो sin R भी कम हो रहा है। तो इसीलिए आपका n इंक्रीज हो रहा है as y इंक्रीज। सो n इज इंक्रीजिंग अलोंग y एक्सिस। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट x एक्सिस में क्या होगा, तो अगर हम x एक्सिस में देखें तो x एक्सिस में जब हमारा चेंज होगा इस तरह से चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मेरा ये नहीं होगा नॉर्मल, मेरा नॉर्मल ये होगा उस केस में। दिस सॉरी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी समझिए लेयर्स कैसी हैं। यहाँ पर आपकी ये अलग अलग लेयर्स है, एक लेयर ये है मान लेते हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। x के अलोंग आपका n चेंज हो रहा है, x के अलोंग चेंज, तो आपका ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी नॉर्मल ये होगा। x के अलोंग जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो ऐसी लेयर्स बनेंगी, इस तरह की लेयर्स, तो हम इसको नॉर्मल लेंगे। तो हमारा इस तरह से नॉर्मल क्या आता है, ये इससे हम एंगल देखेंगे। तो ये I हो गया और ये R हो गया। तो आप देख सकते हैं आपका जो एंगल R है, एंगल R इज इंक्रीजिंग, एंगल R इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम x में आते हैं एंगल R आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एंगल I क्या है, यहाँ पर एंगल I है 0 डिग्री, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है। तो इनिशियली एंगल I 0 डिग्री है और एंगल जो है आपका बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम n sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट देखें, अगर हम इसको यूज करें तो एंगल R आपका बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपका n डिक्रीज हो रहा है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग अलोंग x एक्सिस, डिक्रीज हो रहा है x एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से हमारा AD आंसर आता है। 11 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल का है, बहुत ही इजी है। आपकी पहले इंफिनिटी से रेज आ रही है, यहाँ पर हमने ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया तो हमारा v आ जाता है। v की वैल्यू क्या आती है आपकी 30, तो इससे पॉजिटिव 30 है, यानी कि इस साइड आपका यहाँ पर बन रहा है, ये आपका 20 है और ये 10 है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट इमेज बन रही है टोटल यहाँ से 30 डिस्टेंस पर। अब मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन कराऊंगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो यहाँ से डिस्टेंस देखी जाएगी। तो यहाँ से ये जो I1 था वो अब एक ऑब्जेक्ट हो गया, आपकी रेज इस तरह जा रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, u आ गया +10, यहाँ से डिस्टेंस है 10, तो u आ गया +10। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे n1 और n2 ये भी चेंज हो गए हैं, आपकी 1 में जा रही है, 1.5 से 1 में, तो इसलिए 1 - 1.5 किया गया। एंड जो रेडियस है आपका ये जो r है इस तरह का कर्व है, तो आपका यहाँ पर सेंटर आ रहा है, इस कर्व के लिए सेंटर यहाँ है, तो आपका रेडियस नेगेटिव आ रहा है। जब हम यहाँ से आ रहे थे तो मेरी ये डिस्टेंस पॉजिटिव थी,
राइट डिस्टेंस वाज पॉजिटिव, तो और आपका सेंटर यहां पर था, तो आपका रेडियस पॉजिटिव था। सेकंड केस में अभी भी राइट डिस्टेंस पॉजिटिव है, सेकंड केस में भी राइट डिस्टेंस पॉजिटिव है, बट आपका जो रेडियस है, रेडियस लेफ्ट की साइड है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव रेडियस आता है आपका। तो इस तरह से हमारा v = +5 आता है, फाइनली मिल जाती है। 12th क्वेश्चन ये भी डीपीपी का है। इसमें क्या हो रहा है, ये 91 डिग्री आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन होगा, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन होगा तो आपका 1 डिग्री ज्यादा है। ये जो है हमें रिफ्लेक्शन के लिए आपका इस तरह की इमेज बनेगी। ये जो है रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आपका ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 91 है तो इसको हम 90 मानेंगे। तो आपकी इमेज यहाँ पर आ रही है और इमेज की कितनी डिस्टेंस होगी हमें पहले ये निकालना है। तो आपका ये डिस्टेंस 10 है, प्लेन मिरर है 10 डिस्टेंस पर है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाता है 20। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में लीनियर डिस्टेंस है 20 और एंगल है 1 डिग्री, तो इसीलिए ये जो है डिस्टेंस, दिस हाइट इट बिकम्स 20 10 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लिखेंगे π/180। तो उसके जरिए हमारी ये हाइट आ जाती है, ये हाइट की क्या वैल्यू आती है आपकी, ये हाइट की वैल्यू आती है आपकी 20 × π/180। तो आप ये हाइट निकाल सकते हैं। बाकी आपको उसके बाद है ना इस मिरर से होगा रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए पहले हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, ये है आपका 20 और ये भी है 20, तो आपका ये u है -40, u इज -40, तो मैं फॉर्मूला ये लगाता हूं, मेरा r दिया गया है, आपको क्या दिया है यहाँ पर, फोकल लेंथ, आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो ये आपका सी पर आ गया, तो f आया था -10, f को पुट किया -10 और ये जो है ये -40 है, u इज -40 है, 1 गलत लिखा है, -40 है, तो यहाँ से आपका या आगे आपका u सही आ गया 40, तो आपका यहाँ से v आ जाता है, v आता है आपका -40/3, v आपका -40/3 आता है, तो आपको यहाँ पर इमेज कहीं बन रही होगी, एंड ये जो है आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है 1/3, आपका मैग्निफिकेशन इज -1/3, आपका 3 टाइम्स छोटा हो गया है इमेज। तो अगर आपका पहले 20 10 1 डिग्री था, तो फाइनली इसका जो साइज है 20/3 10 1 डिग्री हो जाता है, और 1 डिग्री को π/180 रख दिया, जो कि ये आ जाता है। तो आपकी y एक्सिस पर ये वैल्यू है और x एक्सिस पर क्या वैल्यू है, x एक्सिस पर आपको याद रखिए यहां से मिरर से था 40/3, बट आपको डिस्टेंस कहां से लेनी है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को आपका ओरिजिन माना गया है, तो ऑब्जेक्ट से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो ऑब्जेक्ट से आपकी डिस्टेंस आ जाती है 20/3, तो इस तरह से आपके ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं 20/3 एंड π/27, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। इन 13 क्वेश्चन आप इसे ऐसे समझिए, ये आपका, तो हम वर्टिकली आपको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, हमारा वर्टिकली आप पॉजिटिव है वेलोसिटी के लिए। तो हम पहले मानते हैं लेट्स से बर्ड इज बी इज सीन बाय फिश, ठीक है, सो बर्ड इज सीन बाय फिश, पहले हम इस केस को देख रहे हैं, ठीक, बर्ड इज सीन बाय फिश। तो हमारी जब ये एयर में था तब डिस्टेंस थी y, और जब ये हम फिश देखेगी, इसको बर्ड को फिश देखेगी, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, मान लेते हैं y डैश, उस केस में आपकी डिस्टेंस आती है y डैश। तो हमारा फॉर्मूला आएगा y डैश अपॉन 4/3 इक्वल टू y अपॉन 1, तो यहां से हमारा y डैश आता है 4/3y, ये डिस्टेंसेस है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपकी ये जो वेलोसिटी होगी बर्ड की इमेज की, y डैश इज बेसिकली द इमेज, तो b डैश भी मेरा इमेज है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इक्वल टू 4/3 वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो ये जो है आपका 4/3 वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 0 और सरफेस की वेलोसिटी है हमारी -1, सरफेस की वेलोसिटी है -1 और यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू है, तो इसलिए माइनस तो आना ही था, और ये -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड माइनस
-1 इक्वल टू 4/3। उसको मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड आ जाता है 1/3। इस तरह से इसको 1/3 निकाला गया है। सिमिलरली आप फिश का निकाल सकते हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा। फिश के केस में भी आप ऊपर की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना, तो इसकी सरफेस की वेलोसिटी है -1 आ जाएगी। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इन द 14th क्वेश्चन, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है यहाँ पर इमर्जेंट रे होगी और दोनों ही एक दूसरे के दोनों ही पीआर के परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे बोथ आर परपेंडिकुलर टू पीआर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। ये एंगल्स आपको नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर अभी क्या माना जा रहा है, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो है रे, आप देख सकते हैं थीटा एंगल पे इस पे स्ट्राइक कर रही है। पहले परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ पर आपका कोई रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी आएगी। इस बेस लॉ की आपकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सीधे आता है, यहाँ पे थीटा एंगल पे स्ट्राइक किया। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसे बाहर जाना है, ये इंसिडेंट है वैसे इमर्जेंट होना है, तो दोनों सरफेस पे टीआईआर होना होगा। तो हमने दोनों सरफेस पे टीआईआर की कंडीशन लगाई है, उससे आंसर आया है। यहाँ पर अगर थीटा डिग्री एंगल है तो यहाँ भी आपका ये भी थीटा डिग्री आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपका ये एंगल आया है एंड आपकी ये दोनों जो एंगल है वो टीआईआर करा रहे हैं, वो दोनों एंगल आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो आपकी वो कंडीशन यूज करी गई है कि n sin 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड दूसरा वाला ये कंडीशन है। तो आपकी ये दोनों केसेस में आपका टीआईआर की कंडीशन यूज करी गई है और इसके जरिए n की मिनिमम वैल्यू निकाली गई है। In 15th question, okay, bright source is placed 30 centimeter, u equal to -30 आपको याद रखना है 15 में u equal to -30 है। आप इसे ऐसे मान लेते हैं कि ये इस तरह का है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक 30 दूर पर है और आपकी इमेज बन रही है 7.5 लेंस से, रिफ्लेक्शन वाली इमेज है 7.5। फिर आपको बोला गया है इन्वर्टेड इमेज है 6 सेंटीमीटर ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्रंट सरफेस ऑफ लेंस। तो इसका रेडियस मान लेते हैं r1, इसका r2। तो आपके अकेले इसके रिफ्लेक्शन से आपकी इमेज आ रही है 6 सेंटीमीटर पर। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज यानी कि इसको कॉन्केव मिरर होना होगा। ये जो है कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता। ये जो डायग्राम बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस का बना दिया, तो ये जो सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, बट इन्वर्टेड इमेज के लिए इसको कॉन्केव होना होगा। तो हमारा डायग्राम इस तरह का रहेगा, आपका इस तरह का डायग्राम होगा। ये यहां पर इसका होगा r1 और यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट। इसका ये ऐसे होना जरूरी नहीं है, बट इसके केस में कम से कम इस तरह का होगा ताकि आपका रियल इमेज बने, इन्वर्टेड इमेज और रियल बने। तो आपका ये जो है v इज इक्वल टू -6 है और u इक्वल टू -30 है। तो इसे पुट करके हमारे ये RL/2 आ जाता है। तो यहां से हमारा r1 आ जाता है आपका 10। ये जो है सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 10, इसे पुट करके आता है। सेकेंड केस में इसको हम रिवर्स कर देते हैं और इन्वर्टेड इमेज अभी भी 10 सेंटीमीटर पर दिख रही है। इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तब भी 10 सेंटीमीटर पर आ रही है और ये यहां से आपका r2 आ जाता है और दोनों ही आपके कॉन्केव मिरर है, तो इसलिए आपका इस तरह का सरफेस रहेगा। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, ओरिजिनल केस था जहां पर रिफ्लेक्शन केस 7.5 आ रहा था, तो हम उसको यूज करेंगे। आपके r1 r2 की वैल्यूज आ गई हैं तो हम उसे यूज करेंगे। तो आपका 1/v माइनस 1/u, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये फॉर्मूला लगेगा लेंस फॉर्मूला। पहले था मिरर, उसमें 1/v प्लस 1/u था, अभी लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आएगा। तो आपका जो v है आपका ये है प्लस 7.5, सॉरी आपकी इरेक्ट इमेज है। इस केस में इरेक्ट इमेज है यानी कि आपका वर्चुअल इमेज बन रही है, तो v भी आपका -7.5 आ जाता है, u -30 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -7.5 क्यों लिया गया, क्योंकि आपकी इरेक्ट इमेज है रिफ्लेक्शन के केस में भी, तो यानी कि वर्चुअल इमेज है। तो आपका ये -7.5 और ये -30, तो यहाँ से आपका f आ गया।
एफ आने से आपके R1 R2 की वैल्यूज पता ही है आपको, और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया गया वो आप समझ सकते हैं। आपका ये जो था इस तरह का था, तो ये जो सरफेस है ये आपका नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा, तो इसीलिए इसे -10 लिया और इसको +15 लिया। माइनस साइन आपका आ रहा था तो इस तरह से आ रहा है, और ये म्यू इस तरह से आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। In 16 question we have this, तो ये हमारी ये टेलीफोन केबल है, तो आप समझिए टेलीफोन केबल ऐसे ही नहीं जाएंगे, ये जॉइन भी होंगे। तो यहाँ पर इन्हें जॉइन नहीं दिखाया है, बट बेसिकली ये जो टेलीफोन केबल है जॉइन है, इसीलिए अगर करंट यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ ऐसे करंट जा रहा है। और ये जो है यह क्या है, यह एक कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है मेरा I0 sin ओमेगा t। सो दिस इज द टेलीफोन केबल, और ये मेरा कंडक्टर है, एक अलग वायर है, तो ये मेरे इस तरह से जॉइन होंगे, आपको समझना होगा। तो मेरा अगर यहाँ से करंट चेंज होगा नीचे वाले वायर से, तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, तो वही यहाँ पर हो रहा है। पहले हमने फ्लक्स निकाला, आपका ये फ्लक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे, फ्लक्स आ जाता है आपका ये इस तरह से। आपका ये जो है ये किसी कंडक्टर से है, ये आपके इस कंडक्टर में, इसमें करंट आपका I माना गया, और यहाँ से डिस्टेंस x ली गई, तो आपका μ0 I/2 पाई x ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है इनटू L dx। इसकी लेंथ जो है, लेंथ को L माना गया, तो L dx आपका छोटा सा एरिया आ जाता है, तो आपका इस तरह से d फाई आता है, उसको इंटीग्रेट किया कहां से, d1 से d2 तक, तो आपका ये टोटल फ्लक्स आ रहा है, टोटल फ्लक्स इसमें I करंट की वजह से इस टेलीफोन वाले लूप में, तो आपका फ्लक्स आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो फ्लक्स है I पे डिपेंड करता है, और I मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, I = I0 sin ओमेगा t, तो मेरा फ्लक्स भी इसीलिए टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और d∅dt ही मेरा EMF होता है, d∅dt इज माय EMF, तो EMF यहाँ पे निकाला गया, बाकी सब कांस्टेंट है, बस I चेंज हो रहा है। तो पहले I की वैल्यू पुट कर दी और इसको डिफरेंशिएट किया, I था मेरा sin ओमेगा t, तो इसलिए यहाँ पर I0 ओमेगा cos ओमेगा t आ गया। तो इस तरह से आपका EMF आता है, और ये जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम है, तो RMS के लिए 1/√2 से डिवाइड किया गया, और फिर आपका आंसर इस तरह आ जाता है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नाउ इन 17 क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव, इन 17 क्वेश्चन हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर है, और आपका कोई कैपेसिटर नहीं है, LR, इट इज ओनली LR, तो आपके कैपेसिटर के वोल्टेज को कोई कैंसिल नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका XL = R है, इट इज सेड दैट XL = R इन 17 क्वेश्चन, तो इसलिए आपका Z जो है वो R√2 हो जाता है एक तरह से। तो इस केस में हमारी पावर क्या आएगी, तो आप पावर के लिए अगर आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको cos फाई लगाना होगा, या तो आप ये लगा सकते हैं इसको, या तो हम इसे ये लगा सकते हैं E0² अपॉन R। एंड ध्यान दीजिए, सॉरी हम इसे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका E कांस्टेंट नहीं है, I कांस्टेंट है, तो मेरा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगेगा पावर = I RMS² R। इसे भी हम लगा सकते हैं, बस हमें I RMS को प्रॉपर्ली पुट करना होगा। अगर मैं cos फाई लगाना नहीं चाहता हूं तो I RMS × R लगा सकता हूं, ये तो सॉल्यूशन है, ऐसे भी कर सकता हूं। अब I RMS मेरा क्या आएगा, E RMS अपॉन Z इसका स्क्वायर इनटू R, तो यहाँ पे आपका Z आ गया, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका E RMS क्या आएगा, E0/√2, तो ये मेरा पावर आएगा E0² 2, और नीचे क्या है Z इज R√2 इसका स्क्वायर इनटू R, तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आता है, नीचे 4 यहाँ से भी आता है, तो आप इस तरह से भी ला सकते हैं। आप इसे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के अक्रॉस आपका E0 कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस को जो है करंट मिल रहा है I RMS, उसे इतना वोल्टेज नहीं मिल रहा रेजिस्टेंस को पूरा, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्या है, आपकी ये दोनों पैरेलल में है और आपके XL और XC अलग अलग है, तो पैरेलल में होने का मतलब आपका वोल्टेज सेम है दोनों पे, करंट सेम नहीं है। तो मान लेते हैं यदि मेरा लेट्स से माय वोल्टेज इज 90
ये आपकी आरएमएस वैल्यू है, तो आपका वोल्टेज आएगा 90√2 sin ओमेगा टी मान लेते हैं। तो ये जो होगा आपका इंडक्टर के अक्रॉस आएगा आपका क्या आएगा, आपका करंट। इंडक्टर के अक्रॉस आपका करंट आएगा 90√2 XL sin ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों? क्योंकि आपका इंडक्टर में करंट पीछे रहता है। ऐसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आएगा, यहाँ XL था, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आएगा 90√2 XC sin ओमेगा टी π/2, बिकॉज कैपेसिटर में आपका करंट आगे रहता है। तो आप देख सकते हैं दोनों के अक्रॉस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दोनों करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये अलग चीज होगी। हमें इंपीडेंस निकालना है, तो इंपीडेंस के लिए आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप दोनों को पैरेलल मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये आ रहा है तो आपका आई नेट क्या आता है, आई आता है आपका IL प्लस IC। सो दिस इज इक्वल टू 90√2 sin ओमेगा टी माइनस π/2 एंड 1/XL माइनस 1/XC। ये आता है मेरा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसीलिए आपका 1/XL माइनस 1/XC होगा और ये टोटल I देगा। इस तरह से मेरा I आता है और ये क्या हो जाता है, ये हमारा वोल्टेज आ जाता है। तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आता है। इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपका ये सॉल्यूशन भी किया गया है, सॉल्व वो यही किया गया है। आपके पहले ये दोनों आरएमएस करंट निकाले, आपका इंडक्टर है तो यहाँ पे XL डिवाइड कर दिया, IL आ गया, IC आपका XC डिवाइड करके आ गया। बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको बताया गया इन IL और IC में आपका फेज डिफरेंस पाई है, ये दोनों आपके पैरेलल लगे हुए हैं, तो वोल्टेज सेम है, करंट में फेज डिफरेंस पाई है, इसीलिए करंट को माइनस किया गया जो कि 1.5 आता है। तो Z हमारा आता है VRMS अपॉन IRMS। VRMS 90 है, IRMS 1.5। तो इस तरह से आपका Z 60 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही होगा।